नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यन चैन और यीमू एक रेस्टोरेंट में होते हैं और चैंगमो उन्हें देख लेता है। जब चैंगमो यीमू को अपनी गाड़ी में चलने को बोलता है तो यीमू नहीं जाता। इस बात से चैंगमो यीमू को इग्नोर कर रहा होता है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ समय से यीमू को लग रहा था कि उसके बॉस बहुत ही बिजी हैं, मगर कुछ दिन बाद वास्तव में उसने पाया कि ये इंसान बिजी नहीं है, बस ये जानबूझकर यीमू को इग्नोर कर रहा है। चैंगमो यीमू से बात नहीं करना चाहता, इस वजह से वो जितना हो सके उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है और उससे सारे कांटेक्ट भी कट कर रहा है। चैंगमो यीमू के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक अजनबी हो। वो पहले की तरह उसके काम में कोई भी कठिनाई नहीं डाल रहा था। चैंगमो को यीमू के साथ में रहना ज़्यादा पसंद नहीं था, मगर यीमू के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां आती जा रही थीं। कुछ दिनों बाद जब वह लंदन पहुंचे तो उनको डबल रूम नहीं मिले। उन्हें एक ही रूम में रुकना पड़ा। पूरे रूम में सन्नाटा था और दोनों अपना अपना सामान अनपैक कर रहे थे। चैंगमो यीमू को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता। चैंगमो ने अपना सर नीचे किया हुआ था और उसके बालों ने उसके एक्सप्रेशन को ढक रखा था। चैंगमो अपने सामान को निकालने में ध्यान दे रहा था और यीमू हेल्पलेस था। वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानता हूँ उस दिन मैं तुम्हारी कार में नहीं बैठा और मैंने तुम्हारी इंसल्ट करवा दी, लेकिन तुम जानते हो ना उस दिन बहुत ही सर्दी थी। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी बैटरी की कार में दौड़ने की जगह एक कार में जाना पसंद करते। अगर मैं तुम्हारी कार में बैठता तो हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि मैं जम ही जाता और मैं फिर कई दिनों तक ऑफिस भी नहीं आ पाता। चैंगमो ने उसको इग्नोर किया और जाकर बिस्तर पर लेट गया और अपने फ़ोन को देखने लगा। यीमू ने मुंह फेर लिया और उसने बोला, अगर तुम उस रात की वजह से मेरे से नाराज हो तो मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि ये तुम्हारा बचपना है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो। चैंगमो एक्सप्रेशनलेसली ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रहा था। यीमू चैंगमो के सामने जाके खड़ा हो गया और उसके हाथ से फ़ोन छीना और बोला, मुझे बताओ तुम्हें शांत करने के लिए क्या करना होगा। चैंगमो ने यीमू की ओर देखा और कहा, मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। यीमू ने अपनी आंखें नीचे की और चैंगमो का फ़ोन उसे थमा दिया और बोला, मैं जानता हूँ तुम उस दिन के बारे में मुझसे अच्छी बातें कर सकते हो, शायद हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो रही है। ये सुनकर चैंगमो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बोलता है, क्या सिर्फ इतनी गलतफहमी है कि तुम एक इलेक्ट्रिक कार में नहीं बैठना चाहते थे। यीमू ने जब चैंगमो को बोलते हुए सुना तो उसे आराम मिला और वो बोलता है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। चैंगमो ने यीमू की ओर देखा और अपना सर घुमा लिया। चैंगमो ने कंफ्यूजन से बोला, अच्छा है। यीमू ने अपनी लंबी पलकें नीचे कर ली और सीरियसली बोला, तुम जानते हो ना मुझे हड्डियों में दर्द होता है। अगर उस दिन मैं तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठ जाता तो उस रात मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। चैंगमो ने सरकास्टिकली स्माइल की और बोला, मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ, मैंने तो कभी नहीं सुना। यीमू अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, मैंने ये कब कहा है, मैं तुम्हें इतनी पर्सनल बातें बताऊं, ये बातें क्या मायने रखती हैं। चैंगमो ने अपनी आंखें उठाई और यीमू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आखिर में तुम्हें वो कमीना जो पसंद है, इसीलिए तो तुम उसकी कार में जाके बैठ गए। यीमू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, बस करो, आखिर में तुम उन चीज़ों के बारे में बात करना बंद करो जो कि शुरू से अंत तक हुई नहीं। तुम हमेशा इन बातों को लेकर इतना बकवास क्यों करने लगते हो। चैंगमो गुस्से से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। तुम जानते हो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो और ना ही तुमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया है। यीमू कोल्डली बोलता है, मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता। पिछली बार भी हम इन बातों पर बहुत ही बहस कर चुके हैं और लड़ चुके हैं। चैंगमो ने गुस्से में बोला, हाँ तो क्या तुम पिछली बार मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे, उसी तरह तुम आज भी लड़ना चाहते हो। यीमू चिढ़ गया और वो बोला, बस मैं तुम्हारे साथ पागल नहीं होना चाहता। चैंगमो ने गुस्से में बोला, तुम्हें मैं कहाँ से पागल दिख रहा हूँ, अगर मैं सच नहीं कह रहा हूँ तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। यीमू ने अपनी आंखें उठाई और चैंगमो की ओर देखा और देखते हुए बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। चैंगमो ने अपने दांत पीसे और बोला, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता।
यीमू बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मारो मुझे। चैंगमो को बहुत ही गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली, मगर यीमू को मारा नहीं। यीमू ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ भी नहीं बोला। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए, मगर दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। चैंगमो ने यीमू की ओर देखा और अपनी मुट्ठी नीचे कर ली, और फिर तेजी से आवाज आई, बूम। चैंगमो ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। यीमू गुस्से में था, उसने भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने कई दिन लंदन में गुजार दिए। वो दोनों मीटिंग के टाइम पर एक दूसरे से कुछ शब्द बोला करते थे। उसके बाद ना तो वो बात करते थे, ना ही एक दूसरे को देखते थे। जिस दिन वो दोनों वापस लौटने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और इस बात पर फिर से झगड़ा हुआ। चैंगमो बोलता है, आखिरकार तुम्हें उस कमीने के पास ही जाना है और तुम उसको जाने नहीं दे सकते, तो इतनी देर क्यों कर रहे हो? यीमू बोलता है, मैंने कहा क्या मुझे जाना है? चैंगमो हंसता है और बोलता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? तुम सिर्फ दिखावा करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम दोनों वहाँ बैठकर कैंडल लाइट डिनर क्यों कर रहे थे? तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना रोमांटिक माहौल देखकर, मगर तुम ये मत भूलो कि वो शादीशुदा है और तुम उसकी रखेल हो। यीमू तेजी से चिल्लाता है और बोलता है, चैन, तुम इतनी इंसल्टिंग बातें क्यों कर रहे हो? हमारा एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। रखेल, तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी जुबान को संभाल कर बातें करो। क्यों, तुम सुनना नहीं चाहते? मगर मैं तो कहूँगा, अगर तुम दूसरे की शादी में हस्तक्षेप करोगे तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। यीमू बोलता है, चैंगमो, चलो अपने कपड़े उतारो, हम लड़ाई करते हैं। चैंगमो बोलता है, मैं लड़ूंगा, मैं तुमसे डरता थोड़ी ही हूँ। पिछली बार मैंने देखा था कि तुम कितने पिटीफुल हो, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। यीमू बोलता है, मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम गुस्से में हो तो आओ लड़ो, लेकिन बकवास मत करो। चैंगमो बोलता है, मैंने कभी ये इंसान पर हाथ नहीं उठाया। यीमू बोलता है, क्यों? ये इंसान में क्या गलत है? क्या वो इंसान नहीं होते? मिस्टर चैन, मैंने आज तक इतना घटिया इंसान नहीं देखा। चैंगमो चिल्लाता है और बोलता है, अब बहुत हो गया, तुम ज्यादा मत बोलो। तभी आवाज होती है, बूम। चैंगमो ये सब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा और उसने पिछले की तरह अपने आप को फिर से बाथरूम में बंद कर लिया। यीमू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर में तुम्हें हर बार बाथरूम जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाहर आओ, तुम अंदर क्या कर रहे हो? चैंगमो का चेहरा काला पड़ गया था। उसने दरवाजे के बाहर देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम मेरी बात मानो, मैं टॉयलेट में ब्रश कर रहा हूँ क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। यीमू का सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, तुम टॉयलेट फ्लश करो। क्या टॉयलेट फ्लश करने से तुम्हारा गुस्सा शांत होता है? चैंगमो ने धीमे से आवाज दी और बोला, हाँ, क्योंकि मैं टॉयलेट साफ करने के लिए हमेशा तुम्हारे ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। यीमू का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था और उसे अचानक से लगने लगा कि उसे उल्टी होने वाली है। तभी यीमू बोलता है, कमीने, निर्दयी हो तुम। और यीमू चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी ये नहीं समझ में आता कि तुम हमेशा इस बात में मुझसे बहस क्यों करने लगते हो, जबकि इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरे और यनचैन के बीच का मामला है और इसका कंपनी से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। यीमू नहीं जानता था कि चैंगमो हमेशा ही इस बात पर इतनी बहस क्यों करने लगता है। चैंगमो अपने मोबाइल में वीवो चला रहा था और वो उसको स्वाइप करते हुए थोड़ी देर तक चुप रहता है और उसके बाद में बोलता है, वो मेरा कितना खतरनाक दुश्मन है और क्या पता तुम पीठ पीछे उसकी मदद करने लग गए तो मुझे तो तुम पे नजर रखनी पड़ेगी ना। यीमू ने अपने चिड़चिड़े मूड को शांत करने की पूरी कोशिश की। क्या आपको सच में लगता है कि उसने मेरे साथ में जो किया है उसके बावजूद भी मैं उसकी मदद करूंगा? चैंगमो बोलता है, हाँ, ये कहना मुश्किल है। उसने लेते हुए कहा, वो चाहे तुम्हारे साथ में कैसा भी रहा हो, मगर फिर भी तुम उसके साथ में फ्यूचर में दोस्ती रखना चाहते हो। इसका मतलब है तुम उसके साथ में अच्छा रिश्ता रखना चाहते हो और वैसे भी तुमने पास्ट में उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम ये भी कर सकते हो। यीमू ने गहरी सांस ली और बोला, तो फिर मैं क्या करूं? उससे नफरत करूं या फिर उससे बदला लूं? और मैं उससे दोस्ती किए बिना और क्या कर सकता हूं? चैंगमो ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अजनबी कभी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। यीमू बोलता है, हमारे बीच का रिश्ता अब भी किसी अजनबी से कम नहीं है। चैंगमो ने अपनी आंखें ऊपर उठाई
और उसने धीमे स्वर में बोला, अगर ऐसा है तो उस दिन तुमने उस बदमाश इंसान को ये क्यों नहीं कहा कि आज के बाद में वो तुमसे कोई भी कांटेक्ट ना करे और तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है? क्या तुम ये नहीं जानते कि जो भी बात है साफ साफ बोल देनी चाहिए? तुम्हारा उससे दोस्ती करने में क्या फ़ायदा? यीमू ने अपना माथा पकड़ लिया और वो थक गया था। यीमू धीमे से बोलता है, उसने उस दिन मुझे एक हैंडल की तरह थामा हुआ था। दोस्ती के अलावा कोई और चारा नहीं था कि वो मेरे पे दया दिखाता। चैंगमो मोबाइल को स्क्रॉल करना बंद करता है और बोलता है, ये हैंडल क्या है? यीमू अपना सर उठाता है और कोडली बोलता है, मैं कहना नहीं चाहता और तुम्हारा कोई हक नहीं है जानने का। क्योंकि यीमू जानता था कई प्रोजेक्ट हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं। अब वो उनके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। चैंगमो यीमू के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। वो बोलता है, चलो भी, तुम इतनी बकवास कर रहे हो और बहाने बना रहे हो। यीमू बेवजह बहस नहीं करना चाहता था। वो नीचे की ओर देखता है और बोलता है, मैं नहीं हो तो मैं तुम्हें सारी बातें क्यों बताऊं? चैंगमो ने अपने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। वो कुछ बोलना चाहता था मगर वो कुछ नहीं बोलता। वो जानता था कि उनके बीच मालिक और एम्प्लॉय का ही रिश्ता है। वो इससे इतनी डिमांड नहीं कर सकता। रात के 9 बज चुके थे। यीमू ने इस छोटी सी बात को इतना बढ़ाना ठीक नहीं समझा। उसने खाना भी नहीं खाया था। वो बहुत ही थका हुआ और भूखा और परेशान था। उसने चैंगमो से बहस करना बंद कर दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। चैंगमो ने देखा कि बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी आंखें बेकाबू हो गईं और वो बोलता है, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुमने कहा था कि तुम पूरी रात पहरा दोगे। यीमू का चेहरा काला पड़ गया था। वो गद्दे पर झुकते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ आखिरी तक लड़ूंगा। बोलते समय उसने सूटकेस के किनारे से आधे अधूरे दिख रहे स्नैक्स निकाल लिए जो कि चैंगमो ने व्यवस्थित करके रखे थे, जिसमें कि फिश, बीफ और चॉकलेट के पैकेट थे। वैसे यीमू को इस तरह का खाना पसंद नहीं था मगर उसे इतनी भूख लगी थी कि वो इसे भी खाने के लिए तैयार था। इसी तरह चैंगमो को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। चैंगमो को फिश की स्मेल आने लगती है और वो डांटते हुए बोलता है, अरे तुम मेरे बैग में से खाना नहीं खा सकते। यीमू चुप था। वो नीचे सर कर कर खा रहा था और उसने चैंगमो की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बोलता है, इसका टेस्ट अच्छा है, क्या तुम्हें चाहिए? वो ड्राई फिश खा रहा था। रूम के हर कोने में खाने की स्मेल फैली हुई थी। चैंगमो का चेहरा अगली हो गया था। वो बोलता है, अगर मैं बाहर आऊँगा तो तुम मुझे पीटना चाहते हो ना? मुझे पागल मत समझो। यीमू ने खाने के बाद में चॉकलेट निकाली और मुंह में रखते हुए कोल्डली जवाब दिया, तुम्हें पता है, मेरे लिए सिर्फ टूथब्रश ही काफ़ी है तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए। चैंगमो ने 2 बार दरवाजे पर हाथ मारा और बोला, तुम जैसे गे इंसान कंजूस और पाखंडी होते हो और तुम्हारे लिए मुझे किसी टूथब्रश की भी जरूरत नहीं। यीमू ने मजाक करते हुए कहा, तुम टॉयलेट में जाओ और जाकर वहां से पानी पियो। अगर तुम खा सकते हो तो वहीं से कुछ खा लेना, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करूंगा। चैंगमो ने अपने दांत पीसे और पीछे की ओर मुड़ा और बोला, तुम पहाड़ में जाओ। यीमू ने उदासीनता से जवाब दिया, ठीक है तो तुम अंदर ही रहो और भूखे मरो। चैंगमो खड़ा हो गया और बोला, मैं सिर्फ खाने के लिए नहीं जीता और मैं भूखा तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। जैसे ही उसने ऐसा बोला उसके पेट से आवाज आने लगी। यीमू मुस्कुराया। उसने सूखी मछली का टुकड़ा लिया और दरवाजे की ओर जाकर बैठ गया। वो चैंगमो को सूखी मछली दिखाने लगा। चैंगमो ने कई बार देखा और वो चिल्ला के बोला, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम इसे ले जाओ। हालांकि वो मुंह से ऐसा बोल रहा था मगर उसका हाथ उस मछली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर यीमू ने उसको अंदर जाने नहीं दिया और बाहर की ओर खींच लिया और वो बोला, ठीक है, एक डील करते हैं। चैंगमो ने आगे की ओर एरोगेंटली देखा और उसने कहा, क्या डील? यीमू ने अपनी लंबी पलकें नीचे की और बोला, तुम मुझे भाई बुलाओ, मैं तुम्हें एक मछली का पैकेट दूंगा। वैसे भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ तो तुम मुझे भाई बुला सकते हो। यीमू प्रेसिडेंट चैन को सबक सिखाने के लिए और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा करना चाहता था।
चैंगमो ने कई बार अपने दांत पीसे और कहा, बाहर में जाओ। तुम कितने भी साल के हो, मैंने आज तक जीवन में किसी को भाई नहीं बुलाया। यीमो बोलता है, ठीक है, तुम इसे नहीं खाना चाहते तो मैं इसे वापस ले जाता हूँ। चैंगमो ने फिश को लेने से इनकार कर दिया और उसने बोला, तुम्हें कैसे पता मैंने इसे जाने दिया? क्या तुमने ऐसा करते हुए मुझे देखा? यीमो ने बोला, तो मुझे इसे बाहर खींचने में इतनी दिक्कत क्यों हुई? चैंगमो ने अपने दांत पीसे क्योंकि वो फिश को पूरी ताकत से अंदर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था और वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे हो। यीमो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जिद्दी हो, तुम बस चिल्लाते रहो, इसे अंदर लेना बहुत ही कठिन है। चैंगमो अपने दांत पीसता है और वो बोलता है, तुम इतना मत सोचो, मैं तुमको भाई नहीं बुलाऊंगा। यीमो ने कहा, मैं तुम्हारे साथ में कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ना ही तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ। यीमो दरवाजे से जाने लगा और वो फिश के पैकेट को भी ले जा रहा था, तभी उसे अचानक से आवाज सुनाई देती है, बड़े भाई। वो आवाज इतनी धीमी थी कि कोई दरवाजे के पास में बैठा इंसान भी इसे नहीं सुन सकता था। यीमो थोड़ा रुका और चौंक गया और उसने फिश का पैकेज अंदर डाल दिया। चैंगमो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलता है, एक मूर्ख इंसान ही होगा जो भाई कहने पर एक पैकेज फिश दे देगा। यीमो उसके पास नहीं गया। वो सोच रहा था कि बहुत दिनों बाद उसने किसी बात को हासिल किया है और उसको किसी ने ऐसे बोला है। बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। उसे बहुत ही खुशी हो रही थी ये देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया है। चैंगमो सोच में पड़ गया और वो बोलता है, भविष्य में मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे भीख मांगोगे और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यीमो अभी अभी सोच रहा था। वो अभी भी भाई की आवाज में डूबा हुआ था और उसने चैंगमो की कोई भी परवाह नहीं की। उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा और वो खांसने लगा और वो बोलता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद वो उठना और खड़ा होना चाहता था, मगर उसने पाया कि उसकी सांसें थोड़ी धीमी चल रही हैं और उसकी बॉडी गर्म होने लगी है और उसका खून खोलने लगा है और उसकी सेल्स की हलचल ज्यादा बढ़ गई है। चैंगमो ने कोई भी मूवमेंट नोटिस नहीं किया। वो बस फिश खा रहा था और वो बोलता है, फिर मत कहना, पहले ही बता देता हूँ, तुम जो चाहो खा सकते हो, मगर सूटकेस के किनारे पर रखी हुई चॉकलेट तुम मत खाना। यीमो की बॉडी से हीट निकलने लगी थी और उसका फेस और बॉडी रेड हो गया था और उसने मुंह फेरते हुए पूछा, क्यों? चैंगमो ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिर हिलाते हुए बोला। उसकी वॉइस थोड़ी अननेचुरल लग रही थी। वो बोलता है, क्योंकि वो चॉकलेट नहीं है। यीमो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वो बोलता है, वो क्या है? चैंगमो अपने होठ साफ करता है और हिचकिचाते हुए बोलता है, वो थोड़ा, बस तुम मत खाना। यीमो ने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया और वो कोशिश करते हुए बोलता है, वो क्या था? और उसकी लिप्स से ब्लड निकलने लगा। चैंगमो ने शर्माते हुए बोला, वो मेंस पावर को बढ़ाने वाली मेडिसिन है। यीमो फर्श पर बैठ गया और वो स्ट्रगल करने लगा। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अपने बैग में इस तरह की चीजें लेकर क्यों चलते हो? चैंगमो का चेहरा अगली हो गया था और उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तुम कुछ लेके आते हो, क्या तुम मुझसे पूछते हो? क्या तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत होती है जो मैं तुमसे पूछूं? यीमो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका चेहरा बहुत ही सैड हो जाता है। वो बोलता है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। चैंगमो बोलता है, क्या तुम परेशान हो? वो तो सोचो, मैंने तुम्हें बता दिया। चैंगमो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और वो लगातार रिप्लाई दिए जा रहा था, मगर यीमो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यीमो बोलता है, चैंगमो, पता नहीं मुझ पे तुम्हारा किस जन्म का कर्ज है। चैंगमो को कुछ महसूस हुआ और वो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? यीमो को बहुत ही पसीना आ रहा था और उसने बहुत मेहनत के बाद में एक शब्द बोला, तुम्हें क्या लगता है? चैंगमो चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने झिझकते हुए दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने रोशनी में एक इंसान, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, वो पूरी तरह से लाल पड़ चुका है, जैसे कि उसको आग में जलाया जा रहा हो। वो पूरा पसीने से लथपथ था। उसकी सारी मसल्स उभर रही थीं। वो बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव और सेक्सी लग रहा था। उसकी शांत आंखें किसी तरह की समानता प्रकट कर रही थीं।
चैंगमो वहीं खड़ा था। जैसे ही उसकी नजरें यीमू से मिली, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वो एक अजीब तरह की फीलिंग थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उस समय उसके लिए खड़ा होना भी कठिन हो रहा था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।